हेलो एवरीवन। तो जीआईसी, जीडीसी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए आपके टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और अब तक 4 मॉडल पेपर मैं करवा चुका हूं। ये 5वां मॉडल पेपर है और अब से पहले जितने भी आपके मॉडल पेपर हुए हैं, आप इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है इसको ओपन करेंगे तो सारे वीडियोज एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो फ्री ऑफ कास्ट आप अपना जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक पेड ग्रुप भी है टेलीग्राम पर। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाती है, प्लस सारे पीवाईक्यू जो चल रहे हैं। तो उनके लिए एक अलग से टेलीग्राम पर क्विज का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करेंगे आप तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक करके इस ग्रुप में आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है एआई के बारे में कि एआई शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपके ऑप्शन में जॉन विंस्टन है, रिचर्ड इवांस हैं, हेनरी सैमुअल और जॉन मैकार्थी हैं। और इसका सही आंसर विकल्प डी होगा, जॉन मैकार्थी। ठीक है, रट के रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। कब? 1956 में। सोच लो कितनी पुरानी ये अवधारणा है जो अब वर्तमान में अस्तित्व में आई है। 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक ऐतिहासिक ग्रीष्मकालीन अनुसंधान कार्यशाला में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मैकार्थी के द्वारा। और जॉन मैकार्थी को याद रखिएगा एआई का जनक भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाएगा कि एआई के जनक कौन है तो इसका आंसर होगा जॉन मैकार्थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ये तो आप जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लाइसिंग का अर्थ क्या होता है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो देखो इसका मतलब होता है दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट करना, एक दूसरे से जोड़ना। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आमतौर पर ये जो होता है फिनोमिना स्प्लाइसिंग, तो इसमें फ्यूजन स्प्लाइसिंग या मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के माध्यम से केबलों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि डेटा संकेतों का प्रवाह बिना बाधा बना रहे। ओके, अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2026 को सर्जियो गौर ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था। तो सर्जियो गौर भारत में किस देश के राजदूत हैं और इनकी नियुक्ति 14 जनवरी 2026 को हुई थी। तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 14 जनवरी 2026 को सर्जियो गौर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत में राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, ई अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है, किस संबंध में। तो देखो दोस्तों, ये जो ई अनुज्ञा है ये फसलों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ई अनुज्ञा, ये जो ई गवर्नेंस सिस्टम है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये मध्य प्रदेश में लागू है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ई अनुज्ञा मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की एक प्रमुख ई गवर्नेंस प्रणाली है जो ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी और अनुज्ञा पत्र जारी करती है। यह व्यापारियों को कृषि उपज को मंडी के अंदर और बाहर ले जाने के लिए परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउजिंग में URL का अर्थ क्या है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि URL का फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों रट के रखिएगा, इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप किन देशों के द्वारा आयोजित किया जाएगा। देखो दोस्तों, जो महिला T20 वर्ल्ड कप है ये इसका आयोजन अभी जून में किया जाएगा और ये आयोजन इंग्लैंड और वेल्स ये संयुक्त रूप से करेंगे। ठीक है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, 2026 का ICC महिला T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 12 जून से स्टार्ट होगा और इसका फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुल
12 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा। ठीक है, तो ये आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण है, जिसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रट के दे कि इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ से किया गया है। तो देखो फ्रेंड्स, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ये धार जो कि मध्य प्रदेश में है, तो वहीं से इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार जिले से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया है। कब से? 17 सितंबर 2025 से। यह कार्यक्रम धार के भैंसला गांव में आयोजित किया गया था, धार के भैंसला गांव में, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग और व्यापार में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो वित्तीय क्षेत्र में योगदान के लिए 2026 का जो पद्म भूषण है ये दिया गया है किसको, तो उदय कोटक को, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसको रट के देखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित साहित्य उत्सव 2026 की थीम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन संस्कृति विभाग के द्वारा किया गया था, साहित्य अकादमी 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक। तो दोस्तों इसकी थीम है फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। ठीक है, पत्रों का उत्सव। ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको रट के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया जो आधार वर्ष है, बेस ईयर, ये 2024 निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष 2024 निर्धारित किया है। यह संशोधित श्रृंखला 12 फरवरी 2026 को जारी की गई, जो कि पुरानी श्रृंखला के 2012 आधार वर्ष को प्रतिस्थापित करती है, और यह हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 पर बेस्ड है। ओके, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो सही आंसर होगा इसका, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। ठीक है, लेकिन दोस्तों 2026 को भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई चीज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो इनको भी रट के देखिएगा। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को मुख्य रूप से, ध्यान से सुनिएगा इसको, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स यानी कि IYRP के रूप में घोषित किया है। साथ ही साथ 2026 को सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर के रूप में भी इसे घोषित किया है। तो 2026 को 3 अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के रूप में मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष है, इसको रट के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में कहा गया है वैदिक साहित्य में, तो इसका विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सभा यानी कि बुजुर्गों की सभा और समिति यानी कि आम जनसभा को प्रजापति की पुत्रियां बताना वैदिक समाज में इन संस्थाओं के महत्व और सामाजिक व्यवस्था में इनकी भूमिका को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में तेभागा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों तेभागा आंदोलन ये शुरू हुआ था सितंबर 1946 में, यानी कि विकल्प ए सही है। तो बंगाल में ऐतिहासिक तेभागा आंदोलन सितंबर 1946 में, और यूँ कहिए कि सितंबर 1946 के अंत में शुरू हुआ था, जो कि 1946-47 तक चला था। यह आंदोलन मुख्य रूप से फ्लाउड कमीशन या FLOUD फ्लाउड कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप
फसल में अपना 2/3 हिस्सा मांगने के लिए बटाईदार किसानों, जिनको कहा जाता था बर्गादार, द्वारा जमींदारों के खिलाफ स्टार्ट किया गया था। तो इसमें जो बटाईदार किसान थे वो जमींदारों से कह रहे थे कि इसमें जो फसल हम उगा रहे हैं उसमें 2/3 हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखो दोस्तों, चारों आश्रमों का जो उल्लेख है ये सबसे पहले मिलेगा आपको जाबालोपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, रट के रखिएगा। तो ये जो जाबालोपनिषद है यह उपनिषद सामवेद से संबंधित है और इसमें पहली बार स्पष्ट रूप से 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले जो छांदोग्य उपनिषद है इसमें 3 आश्रमों का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का संकेत मिलता है, लेकिन संन्यास का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। तो चारों यानी कि जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं, इनका सबसे पहले जो उल्लेख है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो जाबालोपनिषद है ये सामवेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान सभा, रट के रखिएगा इसको, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, इंद्र नारायण द्विवेदी। हालांकि इसमें रोल महामना मालवीय का भी है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका उत्तर होता है वो ऑप्शन सी माना जाता है। महामना मालवीय ने भी इसमें निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो इसमें 2 विकल्प आप सही मान सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रश्न में कोई मिस्टेक है, लेकिन ज़्यादातर जो सही इसका उत्तर होगा वो विकल्प ए और सी दोनों हो सकता है। तो 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की स्थापना लखनऊ में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से की गई थी। यह सभा उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित करने, ऊंचे लगान और बेदखली जैसी समस्याओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई थी, जिसका प्रभाव 1919 तक 450 शाखाओं के साथ तेजी से बढ़ा था। अब यहाँ पर दोस्तों बाबा रामचंद्र का नाम भी काफ़ी प्रासंगिक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों याद रखना कि बाबा रामचंद्र का नाम अवध किसान सभा के संबंध में लिया जाता है और इंद्र नारायण द्विवेदी का जो नाम है तो ये संयुक्त प्रांत किसान सभा के रूप में लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासक की मुद्राओं पर मिलता है? तो देखो फ्रेंड्स, कृष्ण और बलराम का जो अंकन है ये अगाथोक्लीज जो हिंद यवन शासक था की मुद्राओं पर मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण और बलराम का अंकन हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासक अगाथोक्लीज, लगभग इसका जो समय है वो 190 से 180 ईसा पूर्व का है। तो इसके दौरान जो मुद्राएं चलाई गई थी उस पर कृष्ण और बलराम का भी चित्रांकन किया गया है। ये सिक्के अफगानिस्तान में ऐ खानूम में से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ऐ खानूम से, जिन पर यूनानी और ब्राह्मी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत थी? देखो फ्रेंड्स, अलवार संतों में केवल एकमात्र स्त्री थी जो कि अलवार संत थी और इनका नाम था आंडाल, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करें आंडाल के बारे में तो दक्षिण भारत के 12 प्रसिद्ध अलवार संतों में अलवार संतों की संख्या कितनी होती है? 12 बताई गई है। तो 12 प्रसिद्ध अलवार संतों में आंडाल एकमात्र महिला संत थी जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है और ये भगवान विष्णु की परम भक्त भी मानी जाती हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में तिरुप्पावे और नाचियार तिरुमोली ये शामिल हैं। 2 रचनाएं इनकी, तिरुप्पावे और नाचियार तिरुमोली। ठीक है, दोनों रचनाएं आंडाल की हैं, रट के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा जाता था? तो देखो दोस्तों, प्राचीन जो संस्कृत साहित्य हैं वो ये बताते हैं कि जो काली मिर्च है यह यवनों को बहुत अधिक प्रिय थी, इसीलिए काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो देखो फ्रेंड्स, भारतवर्ष का जो उल्लेख है ये सबसे पहले मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतवर्ष का सबसे पहला लिखित और अभिलेखी उल्लेख ये कलिंग ओडिशा के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख ईसा पूर्व 1ली या 2री शताब्दी का माना जाता है, जो कि उदयगिरी पहाड़ियों, और ये उदयगिरी की पहाड़ियाँ भुवनेश्वर में स्थित हैं, यहीं पर आपको मिलेगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब
किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उस पर चर्चा की थी? तो दोस्तों द फिलॉसफी ऑफ बम्ब, ये जो दस्तावेज है ये लिखा गया है भगवती चरण बोहरा के द्वारा। और ये लिखा क्यों गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद की सिफारिश पर, अनुरोध पर। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो ध्यान से कि दस्तावेज द फिलॉसफी ऑफ बम्ब ये चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था। यह दस्तावेज महात्मा गांधी के लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब की प्रतिक्रिया में लिखा गया था। तो पहले महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा था द कल्ट ऑफ बॉम्ब, तो उसका आंसर लिखा गया था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की लेखक या लेखिका कौन है? देखो फ्रेंड्स, ये जो किताब है द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, ये लिखा गया है HP ब्लावत्स्की के द्वारा। तो विकल्प बी करेक्ट है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की लेखिका कौन है? प्रसिद्ध रूसी रहस्यवादी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की, यानी कि HP ब्लावत्स्की। ठीक है, तो 1888 में प्रकाशित यह पुस्तक आधुनिक थियोसॉफी और गूढ़ दर्शन की एक अत्यंत प्रभावशाली और आधारभूत रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर बताइए इसका। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? देखो फ्रेंड्स, कमार जनजाति मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से इनका जो क्षरण हो रहा है। ये जनजाति लगभग समाप्त होने के कगार पर है। और 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसमें बताया गया कि कमार जनजाति के केवल 266 लोग ही बचे हैं। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को छोड़कर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 46। ठीक है, तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों यानी कि PBTs को छोड़कर कुल 46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्स निवास करती हैं। कितनी? 46। अगला क्वेश्चन है इंदल पूजा का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? तो देखो दोस्तों, ये जो इंदल पूजा है मुख्य रूप से बारेला जनजाति से संबंधित है। तो इसका उत्तर विकल्प ए होगा। हालांकि इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भील और भिलाला जो जनजातियां हैं, लेकिन स्पेशली बारेला तो इसे मनाता ही मनाता है। ठीक है, तो ये 3 जनजातियां हैं जो कि संबंधित हैं इस त्यौहार से, इंदल पूजा से। ठीक है, इसको रट के देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों रट के देखिएगा, ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो ट्राइफेड इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, ये इसकी हिंदी होगी, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1987 को की गई थी। यह भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्था है। ओके, अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है संविधान की जिसके प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5वीं अनुसूची। ठीक है, तो 5th शेड्यूल के अनुच्छेद 244(1) के तहत राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको TAC कहते हैं, तो TAC का गठन किया जाता है अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची के अनुसार। दोस्तों यह परिषद अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज वाले राज्यों में अनिवार्य है और इसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 3/4 यानी कि 75% सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में कितना था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में दोस्तों कितना था? तो सही आंसर होगा इसका 64.2, यानी कि विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो देखो फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था ये 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था? तो जो आनंद मठ उपन्यास है उसमें एक पात्र है सिपाही भवानंद जो कि वंदे मातरम को गाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने आनंद मठ नहीं पढ़ी है तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार इसे आप जरूर पढ़ें।
और बंकिम चंद्र चटर्जी का यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि लिखा गया था 1882 में। तो इसमें सिपाही भवानंद के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया। यह गीत उपन्यास में सन्यासी विद्रोह के दौरान देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में आता है, जिसे बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र के बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? यानी कि हाई कोर्ट जो होता है उसके कार्यक्षेत्र में अगर बदलाव करना है तो कौन करेगा? तो दोस्तों ये काम केवल संसद कर सकती है, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, रट के रखिएगा। भारत में हाई कोर्ट के जो ज्यूरिडिक्शन कार्यक्षेत्र हैं और शक्तियों में बदलाव या विस्तार की मुख्य शक्ति ये पार्लियामेंट के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद विधि यानी कि कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है, उसे सीमित कर सकती है या किसी संघ राज्य क्षेत्र यूटी को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर भी कर सकती है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 230 और 231 के तहत संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बदलने का अधिकार भी है, अनुच्छेद 230 और 31 के अंतर्गत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके पहले जो टेस्ट सीरीज करवाई गई है उसको कंप्लीट जरूर करें, जिसके लिए आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।